आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है 56 द्रव्यमान संख्या वाले एक आयन पर धनावेश की 3 इकाई है और इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक है, तो इस आयन का प्रतीक लिखिए। तो इस आयन का हमको प्रतीक लिखना है। तो देखिए वो मान रहा है, कह रहा है माना कि आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या x है। माना कि आयन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या x है, तो आयन में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने x मान लिया तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में 30.4% न्यूट्रॉन अधिक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें प्लस x इंटू 30.4% मतलब 30.4/100 अधिक है, इसलिए प्लस लगा दिया। तो आ गया 1.304x। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर x है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 1.304x। अब देखिए चूंकि आयन में 3 इकाई धनावेश है, 3 धन आयन है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी प्लस आया, +3 आया, तभी 3 प्लस आया जब 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इसका मतलब उसमें जो इसका पहले का हमारा तत्व होगा उसकी जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या x+3 होगी। क्यों? क्योंकि 3 तो निकल गए ना, 3 इकाई धनावेश है, इसका मतलब 3 ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 निकल गए हैं, इसलिए पितृ परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या x+3 हो गया। और पितृ परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या भी x+3 हो जाएगी, क्योंकि हमने बताया था मान लीजिए x है तो ये Z होगा और ये A होगा। ये परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु संख्या हमारी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उदासीन परमाणु के लिए। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये उदासीन होगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी x+3 लिखा है और प्रोटॉन भी x+3 लिखा गया। आगे देखते हैं। अब देखिए द्रव्यमान संख्या हमने बताया था, द्रव्यमान संख्या ऊपर वाली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है और नीचे वाली हमारी प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होती है न्यूट्रल एटम के लिए, फॉर न्यूट्रल एटम, ठीक ना, फॉर न्यूट्रल एटम के लिए। तो अब A बराबर लिखना हो द्रव्यमान संख्या बराबर, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन कितने हैं x+3 जब नाभिक, जब परमाणु उदासीन है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमने निकाला था, तो 1.304x बराबर द्रव्यमान संख्या हमको क्वेश्चन में दिया गया है, कितनी है 56 है। ये देखिए 56 दिया गया, तो ये हमारा बराबर हो गया 56। इधर सॉल्व किया तो आ गया 2.304x बराबर 53। देखिए गलत कर रहा है, सही लिखा है, ये 3 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 56 में 3 घटेगा तो 53 बचेगा। तो x = 53/2.304, तो ये आ जाएगा 23। अब प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, जिसको परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर x+3, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितनी थी x+3 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी x+3 थी उदासीन वाले, उदासीन में। तो x+3 तो 23+3 हो गया, तो आ गया 26। तो प्रोटॉनों की संख्या 26 है और वही परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या 26 वाला कौन सा आयन है, Fe यानी आयरन का। तो Fe+3 होगा, 26 इसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होगी और 56 इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होगी। और 3 आयन, 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो 3 धनायन लगा दिया।
तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकिरणों के प्रकारों की आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो दिया गया इसमें आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखना है। माइक्रोवेव ओवन से विकिरण, यातायात संकेतन से तरणमणि अंबर प्रकाश और एफएम रेडियो तरंगों से प्राप्त विकिरण, बाहरी दिख से कॉस्मिक रेज और एक्स किरणें। तो इनको देखिए क्रम से उसने लिख दिया है। पीछे जो हमने एनसीईआरटी में चार्ट पढ़ा था उसमें पूरा क्रम लिखा था, हमने बताया था कि इसका क्रम याद करिएगा। तो सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज, फिर एक्स किरणें, सबसे ज़्यादा कॉस्मिक रेज की आवृत्ति होगी, फिर उससे कम एक्स किरणों की, फिर उससे कम एम्बर प्रकाश की, फिर माइक्रोवेव की, फिर एफएम की। तो ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। नाइट्रोजन लेजर 337.1 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य पर एक विकिरण उत्पन्न करती है। तरंग दैर्ध्य कितना दे दिया? 337.1 नैनोमीटर। यदि उत्सर्जित फोटानों की संख्या 5.6 × 10⁻⁻24 हो तो इस लेजर की क्षमता की गणना कीजिए। तो कह रहा है नाइट्रोजन लेजर, तो विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 337.1 नैनोमीटर हमको दिया है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 337.1 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगी। अब देखिए यदि उत्सर्जित फोटानों की संख्या दे दी है, तो अगर हम एक फोटान की ऊर्जा निकाल लें और उसी में संख्या का गुणा कर दें तो जितनी क्षमता होगी लेजर की वो निकल आएगी। तो विकिरण की ऊर्जा E = hν = hc/λ हमको पता है, फार्मूला होता है। कम से कम 10 बार से आ रहा है, कम से कम 10 बार से ये चीज़ आ रही है। या E = h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपान लैम्डा हमको दे दिया है 337.1 × 10⁻⁹ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.89 × 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारा एक फोटान की ऊर्जा आ गई। अब लेजर की क्षमता की गणना करना है, तो जितने फोटान हैं वो पूरे एक साथ ताकत लगाएंगे। मान लो एक साथ पूरे की क्षमता दिखाना है तो इसका गुणा कर देंगे एक फोटान की ऊर्जा में। तो लेजर की क्षमता देखिए, ये हमारा जो आंसर है 5.89 × 10⁻⁻19। अब कितने फोटान टकरा रहे हैं? 5.6 × 10⁻⁻24, तो उसका गुणा कर दिया तो आ गया 32.98 × 10⁵5 जूल इंटू सेकेंड बराबर 32.98 × 10⁵5 वाट। ये जूल प्रति सेकंड है। देखिए पावर P बराबर होता है W/T, बहुत बार बता चुके हैं। W का जूल होता है मात्रक और टाइम का सेकंड होता है। ये जब ऊपर जाएगा तो जूल इंटू सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। तो ये जो जूल इंटू सेकेंड है उसी को पावर का मात्रक होता है वाट। तो चाहे वाट लिखें चाहे जूल इंटू सेकेंड लिखें, एक ही बात है। तो इस जूल इंटू सेकेंड को ही उसने वाट लिख दिया। तो इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है कि नियान गैस को सामान्यतः संकेत बोर्डों में प्रयुक्त किया जाता है। यदि यह 616 नैनोमीटर पर प्रबलता से विकिरण उत्सर्जित करती है तो उत्सर्जन की आवृत्ति 30 सेकंड में इस विकिरण द्वारा तय की गई दूरी, क्वांटम की ऊर्जा तथा उस पर स्थित क्वांटम की संख्या की गणना कीजिए यदि यह 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो देखिए जो संकेत बोर्ड होते हैं कहने का मतलब ये है, देखिए साइन बोर्ड इंग्लिश में लिखा है। तो ये जो संकेत बोर्ड है वहां पर नियान गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो हमसे पूछ रहा है वो हमको समझना है। तो नैनोमीटर देखिए इसकी तरंग दैर्ध्य दे दिया है, आवृत्ति पूछ रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लैम्डा हमको दे दिया 616 नैनोमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 616 × 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। अब आवृत्ति का फार्मूला होता है ν = c/λ, बहुत बार बता चुके हैं।
c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ होता है। लैम्डा हमको दे दिया है 616 × 10⁻⁹ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.87 × 10⁻14 प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए विकिरण का वेग जो प्रकाश का वेग है वही रेडिएशन का वेग होगा, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब कह रहा है 30 सेकंड में तय की गई दूरी, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारा 3 × 10⁸ है और समय कितना है 30 सेकंड, तो ये हमारी दूरी आ गई 9 × 10⁹ मीटर। तो इस तरीके से हम लोग दूरी निकालेंगे। अब एक क्वांटा की ऊर्जा का फार्मूला होता है E = h/v। h प्लैंक कांस्टेंट है, 50 बार बता चुके कि इसको याद कर लो, 6.626 × 10⁻34 और न्यू आवृत्ति है हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो 4.87 × 10⁻14 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.227 × 10⁻19 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उपस्थित क्वांटा की संख्या, पीछे पूछता था कि कितना पावर होगा, अब यहाँ संख्या पूछ रहा है, तो जो कुल ऊर्जा है उसमें एक फोटान की ऊर्जा का अगर भाग दे दें तो नंबर आ जाएंगे कि कितने फोटान है। तो वही देखिए यहाँ कर दिया, कुल ऊर्जा बचे एक क्वांटा की ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा हमारी कितनी है देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए बता रहा है कि उपस्थित क्वांटा की संख्या की गणना कीजिए, यह दिया है 2 जूल की ऊर्जा उत्पन्न करती, तो कुल ऊर्जा हमारी कितनी है 2 जूल है। तो इसको ध्यान देना है, कुल ऊर्जा हमारी 2 जूल है, तो 2/1 क्वांटा की ऊर्जा अभी हमने निकाल लिया है, तो उससे भाग दे दिया तो संख्या आ गई 6.2 × 10⁻18 फोटान। इतने फोटान जो है क्वांटम का है, क्वांटम की संख्या या फोटानों की संख्या एक ही बात है, फोटान को ही क्वांटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कह रहा है कि खगोलीय प्रेक्षणों में, यानी जो हम अंतराकाश में जो चांद तारे दिख रहे हैं उनके प्रयोग में, प्रेक्षण का मतलब उन पर कुछ जानकारी लेना हो, तो खगोलीय प्रेक्षणों में दूरस्थ तारों से मिलने वाले संकेत बहुत कमजोर होते हैं। यदि फोटान संसूचक 600 नैनोमीटर के विकिरण से कुल 3.15 × 10⁻18 जूल प्राप्त करता है, तो संसूचक द्वारा प्राप्त फोटानों की संख्या की गणना कीजिए। फिर वही चीज, एक फोटान की ऊर्जा निकाल लें, क्योंकि हमको तरंग दैर्ध्य दे दिया है, E = hc/λ होता है। h प्लैंक कांस्टेंट पता है, लैम्डा हमको दे दिया है, c प्रकाश का वेग पता है, तो एक फोटान की ऊर्जा निकल आएगी। कुल ऊर्जा इतनी है, तो कुल ऊर्जा में एक फोटान की ऊर्जा का भाग दे देंगे, फोटानों की संख्या निकल आएगी। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो एक फोटान की ऊर्जा बराबर hν = hc/λ। तो h हमारा 6.626 × 10⁻34 है, फोटान प्लैंक कांस्टेंट है, प्रकाश की ऊर्जा ही हमारी विकिरण की ऊर्जा होगी 3 × 10⁸ लैम्डा हमको इतना नैनोमीटर दे दिया है, तो 600 × 10⁻9 मीटर में बदलने के लिए, तो ये आ गया 3.313 × 10⁻19 जूल। ये आ गई एक फोटान की ऊर्जा। अब प्राप्त फोटान की संख्या कितनी होगी, तो जितनी कुल ऊर्जा है उसमें एक फोटान की ऊर्जा का भाग दे देंगे, तो 3.15 × 10⁻18 कुल ऊर्जा है, एक फोटान की ऊर्जा ये आई है 3.313 × 10⁻19। सॉल्व किया तो आ गया 9.51। अब देखिए फोटान कभी दशमलव में नहीं हो सकता, पीछे बताया था कि जो ऊर्जा है वो hν 2hν 3hν 4hν या 0 होगी, लेकिन 1.5 hν नहीं हो सकती, पूर्णांक में ही होगी, तो 9.51 नहीं हो सकता, इसका मतलब 10 क्वांटम, यानी फोटानों की संख्या 10 होगी। अब देखिए आप भूल न जाएं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है, और हम ये कह दें कि इसमें 100 की नोटें कितनी होंगी, कितनी होंगी 100 की नोटें, तो आप क्या करेंगे 10,000 में
दे देंगे और बता देंगे कि 100 नोट है। तो ये गिनती ही तो है, संख्या, नोटों की संख्या। तो इसी प्रकार हमारे पास कुल ऊर्जा दी गई है, अब फोटानों की संख्या पूछ रही है, तो एक नोट 100 की है, तो उसी तरह एक फोटान की ऊर्जा इतनी है, तो कितनी संख्या है वो एक फोटान की ऊर्जा की भाग दे देंगे। जैसे 100 की कितनी नोटें हैं उनकी भाग दे दिए, तो कितनी नोट 100 की, मतलब एक नोट 100 की है तो 100 नोटें हैं, तो कितनी होगी 100 की नोटें, तो वो हमारी निकल आई। इसी तरह एक फोटान की जब भाग दे देंगे तो फोटानों की संख्या निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कह रहा है उत्तेजित अवस्था में अणुओं के जीवन काल का माप प्रायः लगभग नैनो सेकंड परास वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। यदि विकिरण स्रोत का काल 2 सेकंड और स्पंदित विकिरण स्रोत के दौरान उत्सर्जित फोटानों की ऊर्जा 2.5 × 10⁻⁻15 है, तो स्रोत की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो स्रोत की ऊर्जा की हमको गणना करना। तो उत्तेजित अवस्था में अणुओं के जीवन काल का माप प्रायः लगभग नैनो सेकंड परास वाले विकिरण स्रोत का उपयोग करके किया जाता है। तो जो उत्तेजित अवस्था यानी परमाणु की एक्साइटेड स्टेट है, उसमें जो अणु है उसका जो जीवन काल है यानी लाइफ साइकिल है, वो लगभग नैनो सेकंड की रेंज में होती है, और इसका पता हम लोग विकिरण स्रोत का उपयोग करके करते हैं। तो कह रहा है कि यदि विकिरण स्रोत का जीवन काल अगर 2 सेकंड है, 2 नैनो सेकंड है, और स्पंदित विकिरण स्रोत के दौरान उत्सर्जित फोटानों की संख्या इतनी है, तो स्रोत की ऊर्जा ज्ञात की। तो समय हमको काल दे दिया है, फोटानों की संख्या दे दिया है, ऊर्जा पूछ रहा है। तो काल दे दिया है, तो इससे हम लोग आवृत्ति निकाल सकते हैं। तो देखिए आवृत्ति हमेशा हमने बताया था आपको कि न्यू हमेशा समय के उल्टा होती है। तो आवृत्ति बराबर 1/, जीवन काल। जीवन काल 2 नैनो सेकंड है, तो 1/2 × 10⁻⁹ सेकंड हो जाएगा। नैनो को सेकंड में बदलने के लिए 10⁻⁹ का गुणा किया, बराबर हो गया 5 × 10⁸ प्रति सेकंड, क्योंकि नीचे सेकंड होगा, ऊपर जाएगा तो प्रति सेकंड -1 हो जाएगा। एक फोटान की ऊर्जा बराबर hν, h हमारी प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻⁴, और आवृत्ति हमने निकाल ली है 5.0 × 10⁸, गुणा किया तो आ गया 3.313 × 10⁻25 जूल। एक फोटान की ऊर्जा निकल आई। अब कुल फोटानों की संख्या हमको दे दिया है, उत्सर्जित फोटानों की संख्या। तो अगर इसमें एक फोटान की ऊर्जा का गुणा कर दिया जाए तो पूरे फोटान कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे वो निकल आएगा। तो देखिए फोटानों की संख्या 2.5 × 10⁻15 हमको क्वेश्चन में दिया है। एक फोटान की ऊर्जा हमारी 3.313 × 10⁻25 है, गुणा कर दिया तो आ गया 8.282 × 10⁻10 जूल। इतनी ऊर्जा हमारा स्रोत उत्सर्जित करेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है सबसे लंबी द्विगुणित तरंग दैर्ध्य जिंक अवशोषण संक्रमण 589 और 589.6 नैनोमीटर पर देखा जाता है। सबसे लंबी द्विगुणित मतलब 2 तरंगे एक साथ हैं, जैसे रस्सी लपेट दी जाती है 2 एक साथ। प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति और 2 उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए। तो इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे लंबी द्विगुणित तरंग दैर्ध्य जिंक अवशोषण संक्रमण की होती है, जिसका मान दे दिया है 589 और 589.6 नैनोमीटर। तो प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति और 2 उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए। तो पहले तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं। तो तरंग दैर्ध्य दे दिया 589 नैनोमीटर, इसको मीटर में बदल लेंगे 589 × 10⁻⁹ मीटर। अब हमको फार्मूला पता है, आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्ध्य, ये 100 बार आ चुका है। तो ν1 बराबर c/λ1, c प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ बटे λ1 हमको दे दिया है 589 × 10⁻⁹। साल करने पे आ गया 5.093 ×
प्रति सेकंड, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड होता है, या सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -1 को सेकंड इनवर्स बोलते हैं। अब देखिए, अब पहली तरंग के लिए ऊर्जा कितनी होगी, तो ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर hν। पहले के लिए 1 लिख दिया, तो E1 बराबर hν1। H प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³ इंटू 5.093 × 10⁻14, तो ये आ गया 3.37462 × 10⁻19 जूल। ये पहली तरंग की ऊर्जा आ गई। अब दूसरे संक्रमण के लिए ν2 उसी तरह निकाल लेंगे, ν2 बराबर c/λ2 हो जाएगा। c प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, ν2 हमको ये दिया गया है, तो 589 λ2, ν2 नहीं, ν2 तो निकालना, ये तरंग दैर्घ्य दिया गया 589.6 × 10⁻9, तो ये आ गया 5.088 × 10⁻14 प्रति सेकंड। प्रति सेकंड या ν2 आ गया। अब इसी प्रकार दूसरी तरंग के लिए ऊर्जा निकाल लेंगे, E2 बराबर hν2। H प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻³ इंटू ν2 हमने निकाल लिया है 5.088 × 10⁻14, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.37131 × 10⁻19 जूल। अब दोनों उत्तेजित अवस्थाओं में ऊर्जा का अंतर, तो ऊर्जा का अंतर E1 - E2, ऊर्जा का अंतर निकाल लेंगे इसी से, तो E1 - E2 कर दिया, E1 3.37462 × 10⁻19 है, माइनस E2 हमारा 3.37131 × 10⁻19 है, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3.311 × 10⁻22 जूल। अब देखिए दोनों में E1 ऊर्जा हमारी ज्यादा है 3.37462, यहाँ पर 3.37131, तो आवृत्ति के समानुपाती ऊर्जा होती है और तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहले देखिए, पहले की तरंग दैर्घ्य इससे कम है, इसलिए इसकी ऊर्जा ज्यादा है। तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती और आवृत्ति के समानुपाती होती है ऊर्जा, तो तरंग दैर्घ्य जिसकी कम होगी उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो ज्यादा में कम घटाया है E1 - E2, दोनों उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा का अंतर, तो ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में कम घटाया, तो ऊर्जा का अंतर आ गया 3.311 × 10⁻22 जूल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजियम परमाणु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंग दैर्घ्य यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कार्यफलन को वर्क फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और देहली आवृत्ति यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की गणना कीजिए। यदि सीजियम तत्व को 500 पिकोमीटर की तरंग दैर्घ्य के साथ विकिरणित किया जाए तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग की गणना कीजिए। देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहा है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो फोटान के द्वारा निकल रहा है, फोटान के किसी धातु की सतह पर टकराने से निकल रहा है, इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दे रहा है। तो अब देखिए हम सब चीज लिख लेते हैं फिर देखते हैं। अब कार्यफलन W0 बराबर hν0 होता है, 100 बार बचा चुके हैं, इसी को hc/λ0 भी लिख सकते हैं, देहली तरंग दैर्घ्य तब कहा जाएगा, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो hν0 यहाँ पर देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति है ν0। तो अब देखिए इसमें ν0 बराबर W0/h हो जाएगा इससे, तो W0 हमको कार्यफलन दे दिया गया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को का मतलब है किसी एक इलेक्ट्रॉन का वोल्ट माने पावर, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6021 × 10⁻19, इसका अगर गुणा कर दें तो हमारा जूल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, इसको जूल में चेंज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है उसका गुणा करेंगे, तो वही यहाँ पे गुणा कर दिया। और यह हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 6.626 × 10⁻34, तो ये आ गया 4.594 × 10⁻14 प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ बता भी दिया, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6021 × 10⁻19 जूल।
अब देहली तरंग दैर्ध्य या इंग्लिश में थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो लैम्डा 0 बराबर C/μ0 होता है। ई गलत लिखा है यहाँ पर, C होगा, C मतलब प्रकाश का वेग, तो C/μ0। ये सब फार्मूले हैं, देखिए बार बार वही घूम घूम के आ रहा है, इनको याद कर लीजिए। 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग, μ0 हम निकाल चुके हैं, तो 4.594 × 10⁻14, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 6.53 × 10⁻7 मीटर बराबर 653 नैनोमीटर। अब न्यू बराबर C/λ होता है, ये भी फार्मूला याद कर लीजिए, बार बार वही फार्मूले आ रहे हैं। न्यू = C/λ, तो तरंग दैर्ध्य तो हमने निकाल लिया, अब आवृत्ति निकालना है, तो C प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ λ हमको दे दिया है 500 नैनोमीटर, उसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁹ का गुणा हो जाएगा। इसको देख लीजिए, देखिए 500 नैनोमीटर दिया, तो 10⁻⁹ का गुणा किया तो मीटर में बदल गया, तो आवृत्ति आ गई 6.0 × 10⁻14 प्रति सेकेंड। अब उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, मान लीजिए कोई फोटॉन टकरा रहा है, तो उसकी कुल ऊर्जा जो होगी, एनर्जी बराबर हमारी कितनी होगी, हमारी होगी hν0 + ½ mv²। ये ऊर्जा हमारी कार्यफलन, इंग्लिश में इसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इतना तो धातु खा जाएगी, तब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गर्म हो करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फोटॉन जब टकराएगा, तो इतना धातु खा जाएगी। तो अगर हमको ऊर्जा निकालना हो तो E बराबर hν + hν0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो वर्क फंक्शन है, ये गलत लिख दिया, ये ई की जगह hν हो जाएगा, ये ऊर्जा हो जाएगी hν, और ये hν0 प्लस गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी Ke लिख देते हैं। तो अगर हमको Ke निकालना है तो Ke इधर रहेगा, बराबर ये इधर आ जाएगा, तो hν - hν0 हो जाएगा। अब H कॉमन ले लेंगे तो ν - ν0 हो जाएगा, बराबर काइनेटिक एनर्जी है, इसी को गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। तो वही देखिए, इसने डायरेक्ट लिख दिया है कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर hν - ν0। तो H हमको पता है, फ्लाइंग कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34, ब्रैकेट में न्यू हमने निकाल लिया है, यहाँ पर 6 × 10⁻14 -μ0 यहाँ निकाल लिया है, 4.594 × 10⁻14, तो ये आ गया 9.32 × 10⁻20 जूल। अब हमको वेग निकालना है, तो गतिज ऊर्जा निकल आया, गतिज ऊर्जा निकाल लिया। अब गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। अब यहाँ से हमको v निकल आएगा, तो v बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 × गतिज ऊर्जा, m नीचे चला जाएगा तो नीचे चला गया, और ये v² है, v² में जब स्क्वायर हटाएंगे तो v बचेगा, तो रूट लग जाएगा, उसी रूट को आधा लिख दिया, हाफ लिख सकते हैं या रूट लिख सकते हैं। तो बराबर 2 × गतिज ऊर्जा हमने ये निकाल ली है, 9.32 × 10⁻20/9.11 × 10⁻34, ये हाफ हो गया। सॉल्व करने पे इसका रूट लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.523 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ पर फिर बता दे रहे हैं, कई बार बताए हैं। मान लीजिए कोई फोटॉन है और ये धातु की सतह है, इससे टकरा रहा है, ये टकरा रहा है, तो कुछ टकराने में ऊर्जा इसकी सोख लेगी, ये धातु की सतह जो सोख लेगी वही हमारा कार्यफलन है, कार्यफलन ये सोख लेगी, जो इसी को hν0 कहते हैं या hc/λ0 कहते हैं, इसी को W0 लिखा जाता है, इतना सोख लेगी। अब जो ऊर्जा फोटॉन की बचेगी उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा
चूंकि फोटान के टकराने से निकल रहा है इसलिए उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो वही जो है गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन में इकट्ठा होगी। तो जो सोख लेगा वो प्लस गतिज ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए जो टोटल ऊर्जा एचन्यू है वो एचन्यू 0 प्लस हाफ mv² होगी। Ve लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वही चीज बार बार आपको यही चीज मिलेगी, फोटान की कुल ऊर्जा बराबर जो सोख लिया एचन्यू 0 प्लस अब सोखने के बाद जो इलेक्ट्रॉन को निकाला उसमें यही फोटान की जो बची ऊर्जा वो इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा के रूप में चली जाएगी। तो वही हाफ mv², या इसी को काइनेटिक एनर्जी लिख देता है या हिंदी में गतिज ऊर्जा कह देता है। तो 51 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हमारे। अब 52 नंबर से हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।